गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 36 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। एक सेकंड, 36 तो कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, ये हो चुका है, ठीक है। 37 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स दिए थे मैंने, अप टू 10 एनी डाउट। 37 out of homework problems, up to 10 any doubt? No. Up to 20 20 नहीं, 6th और 7th क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ठीक है। 6th और 7th मैंने क्लास में करा दिए थे, I1 उसको देखो, उससे आंसर आ जाएगा। फोर्टीन ओजी OH के रिजल्ट को जाओ और उससे OG बना दो, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। OH का आंसर याद है कि सर वो निकाला तो था आंसर, ठीक है ना। और HGO, तो जो OG है वो 1/3 हो गया, 1/3 ऑफ OH हो गया। ये रहा। अब इसे प्रोडक्ट इनटू सम करके और फिर साइन लॉ से 2r sin a को स्मॉल a पुट करवा देना, ठीक है। तो सभी तरह के सॉल्यूशन दे सकते हो कि सर हमने तो डायरेक्टली वेक्टर से कर लिया था, सरकम सेंटर को ओरिजिन माना था और पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी माने थे एबीसी के, फिर उससे a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ गया, फिर हमने डायरेक्टली मॉड a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की स्क्वायरिंग करके कर दिया था, और फिर उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन तुम लोग कर ले जाओगे। अप टू 20 डन, अप टू 25, 21 नहीं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा अमन, ठीक है। क्लास में डिस्कस क्वेश्चन है, तुम देखो कैसे करना है, ठीक है। 9th भी नहीं आ रहा है, कॉपी में ढूंढो, कॉपी से ही हो जाएगा। 23 एंड 21 तो कुछ ज्यादा ही इजी था। DEF मिड पॉइंट्स, ABC मिड पॉइंट्स ऑफ ABC, ठीक है, एंड F, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ DEF, मेरे ख्याल से मिड पॉइंट होने से ये क्लियर हो गया कि इफ आई ज्वाइन लाइन इज पैरेलल टू AB, इवन रेशियो भी जानते हो, हाफ पैरेलल टू BC, तो इसका मतलब है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने से ये एंगल और ये एंगल मैच कर गया, ठीक है। बस अब सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने लगभग क्लास में कराया था ऐसा, ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल A हो गया, दिस इज B, दिस इज A। बस अब तुम समझ गए कि सर ये C। तो अब ये ठीक है, मैंने ट्राइंगल फाइंड कर दिया, पैरेलल लाइंस बता दिए, तो मेरे ओपिनियन में तुमसे सेंट्रॉइड बोला गया ना। सेंट्रॉइड का मतलब है अब तुम पैरेललोग्राम की को ही लेके डिसाइड करो कि सर ये पैरेललोग्राम था ना, तो पैरेललोग्राम की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट, आई थिंक तुमने सुना होगा इसे। तो इफ आई ज्वाइन BE, ठीक है, तो मानते हो ये पैरेललोग्राम से डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो ये मिड पॉइंट ऑफ DF हुआ कि नहीं? दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ DF। अब यही सेम लाइन, तो मानते हो ये जो लाइन मैंने बनाई है
ये नॉट ओनली एबीसी, ये एबीसी का मीडियन तो है ही, कुछ लोग समझ गए कि ये डीईएफ का भी मीडियन हुआ, क्योंकि मैंने अभी अभी तुमको बताया ना ये मिड पॉइंट ऑफ डीएफ है। तो बस अब तुम समझ गए कि सर दोनों ट्रायंगल के मीडियन सेम आ रहे हैं, है ना, दे हैव सेम मीडियंस। तो अगर मीडियन सेम है तो क्या सेंट्रॉइड सेम होगा? आराम से सोचो, ठीक। अब बात आती है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का क्या डेफिनेशन होता है? तो कुछ लोगों को पता है, मैं ना कि मैं बहुत बेसिक से बताता हूं कि सरकम सेंटर के लिए पहले कंस्ट्रक्शन किया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, सरकम सेंटर। तो मैंने क्या किया, डी पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो मानते हो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी हुआ। अब जिसको अकल है वो समझ रहा है कि क्योंकि ईएफ पैरेलल टू बीसी है ना, तो ये ईएफ को भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या तुम्हारा दिमाग काम किया कि अरे सर ये तो डीईएफ का एल्टीट्यूड हो गया? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबीसी बिकम एल्टीट्यूड टू डीईएफ। तो इसका मतलब समझ गए कि इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एबीसी इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ डीईएफ। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ डीईएफ एंड सरकम सेंटर ऑफ एबीसी आर सेम। 23 है ना, 23 था तुम लोग, इसका मतलब तुम सवाल कर ही नहीं पाओगे आगे। हाँ, जेई एडवांस का रिजल्ट अभी आ गया मेरे लिए तो, है ना, जैसे हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को, है ना। बार बार एक ही क्वेश्चन आप दो से ज्यादा बार बता चुके हो, लेकिन हम फिर नहीं कर पाते हैं। मीडियन थ्रू ए, ये प्रूव करना है, ये जो रिजल्ट्स लिखे हैं ना, ये तुमको सब प्रूव करने हैं कि मीडियन थ्रू ए से मीडियन बनाया, ये मीडियन है। अब तुमको प्रूव करना है कि डिवाइड इनटू एंगल्स, तो ये जो एंगल ए है ना, इसको इसने डिवाइड कर दिया। तुमको प्रूव करना है, सोचे कैसे, ये तो बहुत गजब की बात है ना, ये तो कि सर आईआईटी में सेलेक्ट कैसे हूं, ठीक है ना। ये एंगल निकालना है, चलो कुछ लोग बताओ मुझे, ये एंगल प्रूव करना है। टू प्रूव दिस एंगल, देखिए कौन मदद कर सकता है, पता तो पड़े कि दम है कि अननेसेसरी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। इस एंगल का प्रूव करना है। नहीं 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 नहीं, ये दो गिवन नहीं है। पहली बात सुन लो, इसमें 3 पार्ट है। ये क्वेश्चन वन और मोर में 3 ऑप्शन करेक्ट आएगा, ध्यान रख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, दिस एंगल का कॉट इज इक्वल टू 2 cot A प्लस cot C। तुमको प्रूव करना है कि इस एंगल का कॉट वैल्यू, फिर तुमको प्रूव करना है इस एंगल का कॉट वैल्यू इज सेकंड आंसर, फिर तुमको प्रूव करना है कि इस एंगल का कॉट वैल्यू इज थर्ड आंसर। अब बताओ कैसे करें? एमएन थ्योरम से कैसे करेंगे यार? इतने सारे अननोन को लेके एमएन थ्योरम लोग कैसे लगा पाएंगे लोग? सर ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। 3 अननोन एक इक्वेशन से निपटा लोगे? ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है। हाँ, उत्कर्ष कह रहा है, यश कह रहा है ना, शिवांग कह रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को बेसिक्स थोड़े बहुत आते हैं एंड दे आर सेइंग कि साइन लॉ लगा लीजिए, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि ये 2 ट्रायंगल पे साइन लॉ लगा लीजिए, और साइन लॉ पे भी केवल उन लोगों के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं जिनको कुछ फील आ रही है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम जानते हो कि फिर वही होगा सर, रिजल्ट जब आएगा तो पूरा का पूरा बैच साफ दिखेगा, गिनती के लोग दिखेंगे, है ना। तो उन गिनती के लोगों की बात सुनते हैं। तो BD अपॉन थीटा, मेरा टारगेट है थीटा निकालना है। BD तुम समझ रहे हो? अब तो कुछ लोग समझने लग गए कि सर ये साइन लॉ कैसे लगाते हैं। AD, बस इसके आगे की मैनिपुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। नाउ डू योरसेल्फ।
बस हो गई, मेरी तरफ से मदद हो गई। कॉट थीटा प्रूव ले आना, ठीक है ना, कॉट थीटा कर लेना इन दो की मदद से, और ये हो जाएगा तो फिर ये भी हो जाएगा कि सर आप ये भी हो जाएगा। उसके लिए फ्रेश साइन लॉ लगा लेना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा आसान पड़ेगा बजाय इसके कि सर मैं तो कॉट ऑफ ए माइनस थीटा इस एंगल की कॉट वैल्यू लिख रहा हूं, उसमें तुमको ज्यादा भारी मैनिपुलेशन पड़ेगी बजाय दोबारा साइन लॉ लगाने के। और ये दोनों आ गए, फिर इसमें तो कोई दम नहीं बचा। इसके लिए एमन थ्योरम लगा देना। फॉर थर्ड पार्ट आई विल अप्लाई एमन थ्योरम अप टू 32 31 25 की लैंग्वेज सही लिखी हुई है। ओ को उसने ऑर्थो सेंटर बोला है और फिर कह रहा है कि सरकम रेडियस निकालो बीओसी। तुम ओ की बजाय एच लिख लो कि सर मेरे को ओ थोड़ी पढ़ाया है, मुझे तो एच पढ़ाया है। तो जो तुमको नोटेशन फैमिलियर है तुम वो कर लो। अब इसके आगे मुझे पता है तुम फिर वही कहोगे कि सर अप्रोच कैसे अप्रोच करेंगे, है ना, हमें तो कुछ सिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। और वहीं कुछ लोग कहेंगे हमें तो सब बताया है। तो देख लो किसको अप्रोच आ रही है, बीएचसी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस निकालने के लिए किसको अप्रोच आ रही है, देखें जरा। बाकी लोग खाली सॉल्यूशन छापें, ठीक है, और अच्छे नोट्स बताएं, जूनियर्स की मदद करें, है ना, चैरिटी का काम करे थोड़ा। सर्कम रेडियस, ओहो, बीएचसी एंगल, नहीं कंसेप्ट का नाम सुनना चाहता हूं। आई थिंक अरहम कह रहा है कि साइन लॉ लगा लीजिए, तो अरहम इज करेक्ट। बस अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। बीसी अपॉन एंगल साइन एंगल बीएचसी इज 2r, बस इतनी मदद बहुत है। उल्टा सीधा रिजल्ट मत बोलो, काम की बात बोल दी मैंने, ठीक है ना। बोल दिया मैंने आई थिंक बीसी अपॉन साइन बीएचसी। अब आराम से घर पे सोचना कि यार ये बीएचसी एंगल कैसे निकालेंगे, राइट। अप टू 32 31 बोला है ना, 31 राइट। $31 area of triangle formed by points of contact of inscribed circle. आई थिंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंस्क्राइब्ड सबको ही पता है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो, थोड़ा सा बेहतर है क्वेश्चन तो ठीक है। विद द साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट। तो जिसको थोड़ी सी बुद्धि है ना वो क्या कहेगा कि सर ये ट्राइंगल ले लीजिए, आई डी डी ई एफ डी आई ई, और मेरे ख्याल से उसको थॉट आएगा कि इन तीनों को जोड़ देते हैं, डी आई ई आई एफ एफ आई डी, ठीक। तो आई थिंक आर आर हाफ आर स्क्वायर, राइट। तो हाफ आर आर एंगल बता सकते हो, तो जिसको फिर अकल है वो बता देगा, बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। बाकी लोग तो अपना आराम से समय बर्बाद ना करें, ठीक है। तो आई थिंक ये बी है, ये पाई माइनस बी है, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख ही गया होगा, 90 + 90, राइट। तो मेरे ख्याल से साइन पाई माइनस बी, बस अब ठीक है। साइन बी तीनों को जोड़ दिया, साइन सी साइन ए। अब चाहो तो तुम थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर सकते हो कि सर साइन लॉ से इसे लिखा जा सकता है स्मॉल b अपॉन 2r, तो a + b + c अपॉन 4 कैपिटल R इंटू आर स्क्वायर, दिस इज 2s। तो r इंटू
आर इंटू एस डेल्टा होता है ना, आर इंटू डेल्टा, वो मैंने एस को आर एस को डेल्टा कन्वर्ट कर दिया अपॉन 4R। नहीं, गलत कर दिया, गलत है, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। जहां जहां डेल्टा क्या है, डेल्टा एबीसी का एरिया है। दिमाग में गई बात, डेल्टा इज द एरिया ऑफ एबीसी। अब इसी तरीके से ही इज टॉकिंग अबाउट डेल्टा 1, 2 एंड 3। तो डेल्टा 1 इज व्हाट, ट्राइंगल, सिमिलर वे में ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय I1, है ना, कि जो एक्स सर्किल बन रहा है ए का अपोजिट, उसका कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइनिंग। तो उसके कांटेक्ट पॉइंट तो जानते हो ना कहां पर होते हैं, I1 से परपेंडिकुलर, ये है वो कांटेक्ट पॉइंट। तो इसको ज्वाइनिंग ट्राइंगल, तो इसको ज्वाइनिंग ट्राइंगल मैं लिखता ही नहीं है ना, क्योंकि जो लोग नहीं करके आते ना उनको अब मैं सोचता हूं मदद करना बिल्कुल बंद कर दूं, ठीक है, कि सर जिनको कुछ करना ही नहीं है तो आप भी उनके लिए क्यों कुछ करते हो, राइट। तो और बाकी जो लोग करके आए वो मेरी लैंग्वेज समझ जाएंगे कि व्हाट आई एम डूइंग। DEF, तो आई थिंक नेमिंग है ना, कुछ भी नेमिंग कर दो यार, DEF है ना, तो EI1D और DI1F को जोड़ दिया, ठीक है, और उसमें घटा दिया, किसको घटा दिया, EI1F को घटा दिया, है ना। तो देखना शायद तुमको दिख जाएगा कि हाँ सर अब DEF ट्राइंगल मिल गया। तो वैसे तो कुछ लोग डिसाइड कर चुके हैं कि सर यहां पर आप R की जगह R1 डाल दीजिए ना, एक्सप्रेशन बन जाएगा, सही है। प्रथमेश तुम्हारे एंड में प्रॉब्लम है वो साउंड की, नेटवर्क की प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे है, ठीक है ना। तो आई गेस दिस ट्राइंगल, है ना, तुमने कहा था ना कि अभी मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, इस ट्राइंगल का, तो हाफ R1 स्क्वायर इंटू दिस एंगल साइन ऑफ। तो फील कर पा रहे हो कि सर फिर से मुझे 90 + 90 मुझे फिर दिख गया, तो मुझे साइक्लिक क्वाड्रेटर फिर दिख रहा है, तो ये पाई माइनस बी है, तो ये बी है, साइन बी, दिस वन साइन सी माइनस, अब आई थिंक किसको, इसको ना, ये तो इसमें तो b + c हो गया, तो साइन ऑफ b + c को मैं पाई माइनस ए, तो मेरे ख्याल से मैं साइन ए लिख रहा हूं। ये है तुम्हारा न्यू ट्राइंगल, ये जो भी है, क्या नाम था इसका, डेल्टा 1, ठीक है, और डेल्टा नॉट तो मैं निकाल चुका हूं ना, ये डेल्टा नॉट है। तो बस अब तुम फिर से कहोगे कि इससे सिमिलर मैनिपुलेशन कर लीजिए, साइन लो, अपॉन 2R, अगेन दिस इज 2S - 2A, तो R1, नाउ R1 इंटू S माइनस ए। कुछ समझते लोग कि सर R1 इंटू S माइनस ए डेल्टा होता है, तो वैसे तो फीलिंग हमें पहले से ही थी कि सिमेट्री से कि सर यहां R1 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने निकाल के देख लिया क्योंकि वहां पर इन सर्किल का प्रॉब्लम था, यहाँ एक्स सर्किल है। लेकिन अब बाकी एक्स सर्किल तो तुम समझ गए कि सर बाकी में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है, R2, R3, और अब तुम आराम से मैनेज कर लोगे कि हाँ योर प्रॉब्लम इज करेक्ट, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 36 सॉल्व कर चुके हैं भाई, तो अब तो R1, R2, R3 एंड R की छोटी सी मैनिपुलेशन है, तो दैट विल डेफिनेटली गेट यू द आंसर। अप टू 3-2 डन। क्वेश्चन तो पढ़ के आना चाहिए ना मनीष, जो किताब में लिखा है वो पढ़ो, ठीक है। अप टू 36, आई थिंक 36 तक दिए थे, 34।
34. Two circles of radii A and B cut each other at an angle theta. थोड़ा सा तुमको आइडिया होगा, है ना, तुम तो 12th पास हो ना, दो कर्व के बीच का एंगल का तुमको आइडिया है ना, बाकी आराम से कैलकुलस में दोबारा पढ़ना। दो कर्व के बीच का एंगल इज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, है ना, या फिर नॉर्मल्स, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को हम कर्व का एंगल कहते हैं, या फिर एंगल बिटवीन नॉर्मल्स को भी कह सकते हैं। दोनों के नॉर्मल का एंगल निकालोगे ना तो वही आंसर होगा जो टेंजेंट के बीच का होगा। तो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट एन एंगल थीटा। नॉर्मल का मतलब तो समझते ही हो, मैं नॉर्मल से जा रहा हूं क्योंकि सर्किल में नॉर्मल सबको पता है कि सर नॉर्मल जो है ना वो सेंटर से पास होती है। ये रही नॉर्मल, ये अगले की नॉर्मल, ठीक है। अब थीटा एंगल कि सर इसको थीटा बोलो, या भाई दो लाइन के बीच में दो ही एंगल होते हैं, या तो थीटा या पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब तुमको फाइंड क्या करना है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का तुमको 10th क्लास में आइडिया दिया गया होगा कि सर ये जो कॉमन कॉर्ड होती है ये सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन की परपेंडिकुलर होती है, और साथ के साथ ये कॉमन कॉर्ड बाइसेक्ट भी हो गई बाई लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, कि सर ये आधी रह गई, है ना, क्योंकि कुछ लोगों को पता है ना कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर पड़ता है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। ज्यादा हाई फाई बातें नहीं बोलनी अपने को, एकदम लाइट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब तुमको इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो तुम फील कर रहे हो कि सर आप कॉमन कॉर्ड छोड़ो, आप तो ये हाइट निकाल दो, ये लेंथ, और हम इसका ट्वाइस कर लेंगे बाद में इनटू। अब जैसे ये लेंथ की बात की मैंने तो तुमको एरिया का कंसेप्ट क्लिक किया कि यार ये तो कुछ एल्टीट्यूड बन रहा है ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, तो मैं एरिया बोल सकता हूं हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू हाइट h, जिसका कि ट्वाइस आंसर बनेगा बाद में, हाफ h इंटू अब ये लेंथ, ठीक। तो ये लेंथ अभी लिखता हूं मैं, इक्वल टू सेम ट्राइंगल। आई थिंक दोनों के रेडियस कितने कितने दिए हैं, ए और बी, ए बी, तो मेरे ख्याल से फट से तुमने एरिया लिखवा दिया हाफ ए बी साइन थीटा। इसमें तो तुमने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया होगा, ठीक। अब बुद्धि लगा के मुझे बताओ, आई नो ए, आई नो बी, आई नो थीटा, तो क्या तुम ये लेंथ निकाल नहीं लिख पाओगे यूजिंग कोसाइन लॉ? सोचो सोचो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ दैट एंगल, ठीक। अब इसका जो आंसर है ना वो प्लस 2ab लिखा है, तो एक्चुअली उसने जो एंगल बोला है ना, तुम जानते हो ना दो एंगल के बीच में ये दो लाइंस है, तो इसमें थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है, ये तो उसने स्पेसिफाई किया ही नहीं। तो एक्चुअली हम तो उसके आंसर के फ्लो पे जा रहे हैं कि तुम्हारा जो एंगल है ना वो एंगल ये वाला एंगल नहीं है, वो अदर वन, कि सर ये वाला एंगल है, समझ गए। तो विच एवर इज स्मॉलर बेसिकली, तो ये बिगर एंगल था तो उसने उसका स्मॉलर एंगल थीटा बोला है, तो मैं इसे थीटा नहीं लेके इसे थीटा लिख रहा हूं, तो ये पाई माइनस हो गया। अब ठीक है, तो यहां पाई माइनस करने से आंसर मैच कर गया, गॉट इट। बाकी ये सब चीजें आईआईटी में बहुत क्लियर होती है, आईआईटी के सवाल बहुत साफ होते हैं, उस कहीं कोई डाउट नहीं आता है कि इसमें थीटा किसको लूं, उसके बावजूद लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पता नहीं अननेसेसरी फियर है आईआईटी का, सीधा सीधा सवाल उठा उठा के किताबों से देता है, फिर भी लोग नहीं कर पाते, ठीक। बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, लोगों को थॉट ही आने बंद हो जाते हैं। 36, हाँ, अब ये जो 36 क्वेश्चन है ये एज इट इज, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, और ये किताब उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी है, जब आईआईटी बने भी नहीं थे उससे भी ज्यादा पुरानी है, ठीक है।
36 क्वेश्चन। तो आईआईटी ऑलरेडी हैज पिक्ड दिस क्वेश्चन, है ना। 36 आईआईटी ले चुका है। 3 सर्कल्स टच वन अनदर एक्सटर्नली ठीक है। टेंजेंट्स एट कांटेक्ट पॉइंट मीट इन ए पॉइंट। तो मेरे ओपिनियन में तुमको इतना तो ज्ञान है कि 2 सर्कल टच करते हैं तो सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन कांटेक्ट से पास करती है। सेंटर से ज्वाइन कर दिया, कांटेक्ट से पास कर रही है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के तुमको साइड्स की वैल्यू मिल रही है कि सर ये ट्राइंगल फॉर्म किया मैंने बाय ज्वाइनिंग सेंटर्स। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि इस ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ कितनी है ना। तो कुछ लोग इमेजिन कर गए, राइट, कि हाँ सर मैं जानता हूं इसके साइड्स की लेंथ कितनी है। अब जो कह रहा है वो करो। टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट इन ए पॉइंट। हाँ, तो कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट मतलब इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन। फील कर पा रहे हो कि सर अब इसको परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। फाइन। नाउ सेम वे परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट। नाइंटी एंगल, ठीक है। अब वो तुमसे पूछ रहा है, जिसको थोड़ा भी कंसेप्ट जिसके अच्छे हैं ना, वो जानता है कि सर ये परपेंडिकुलर, अरे गधे ये एल्टीट्यूड थोड़ी हो गया। मतलब कि साइड को कोई भी परपेंडिकुलर बना दो वो एल्टीट्यूड होता है, ऐसा थोड़ी तो बुद्धि रखा करो यार। तो बात क्लियर है। तो अभी मेरे हिसाब से जो 10th क्लास ज्योमेट्री है, ये 2 टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट होते हैं, उन बच्चों को पता है 10th क्लास की ज्योमेट्री से कि सर इस पॉइंट को अगर आप इस सेंटर से ज्वाइन कर दो ना इधर से, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको अगर मैं इधर से ज्वाइन करता हूं तो ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां भी एंगल बाइसेक्ट हो गया कि सर ये जो एंगल बना था ना, ये भी बाइसेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना, ये एंगल बाइसेक्टर पर लाई करने वाला पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर। तो बेसिकली कुछ लोग समझ गए कि सर इसका मतलब सेम वे जो आप ये जो लाइन बनाओगे ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है, ठीक है ना। इसको इससे ज्वाइन करूंगा, है ना, इससे ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर टू देम कहलाएगी, ठीक है। तो जैसा मैंने इसको दिखा दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर था इस एंगल का, राइट। इसी तरह से ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो फील कर गया कि सर ये तो इन सेंटर हो गया, राइट। और भी बहुत तरीके थे, ये तो मैं एंगल बाइसेक्टर जबरदस्ती बोल गया। तुमको इतनी अकल होगी ना कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो ये लेंथ बराबर ये लेंथ बराबर ये लेंथ, क्या ये तीनों बराबर नहीं हो गए? तीनों लेंथ बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सही है। तो अब मुझे बताओ ट्राइंगल के अंदर वो पॉइंट, इस पॉइंट से तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बराबर पड़ रहा है, इक्वल लेंथ, तो उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं कि नहीं कि सर उस लेंथ को स्मॉल आर। सही है। तो इसका मतलब वो तुमसे क्या पूछ गया? वो तुमसे इन रेडियस पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है वो तुमसे। तो मेरे ख्याल से आंसर इज स्मॉल आर। और अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा कि ट्राइंगल की मेरे पास पूरी डिटेल्स है, फाइंड स्मॉल आर, डू योरसेल्फ, ठीक है। तुमको अब पता पड़ना शुरू हो जाना चाहिए कि कुछ होगा कि नहीं होगा। ओके, 36 डन। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या दिया था मैंने
डिटरमिनेंट में क्या दिया था मुझे याद नहीं है, बताओ यार, याद दिलाओ। अप टू एक्स, अच्छा एक्सरसाइज 4, ओके। मतलब जेईई मेंस देखना है कि सर जेई मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जेई मेंस कुछ तो डिस्कस किया है ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं किया, कुछ किया है, 7 तक डिस्कस है ना, ये नहीं करके आए, कल करना। ये नहीं, मुझे बस इतना याद दिलाओ, एक्सरसाइज 4 7 तक डिस्कस्ड है या करनी है? डिस्कस्ड अप टू 7 डिस्कस्ड, ठीक है, तो थोड़ी तो करेंगे, है ना, थोड़ी तो करूंगा एटलीस्ट। अप टू 14, चलो 8 to 14, ओनली 14, चलो बस 14 तक कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ तो करूंगा, संडे था बीच में। टेंथ क्वेश्चन क्या है यार? -1 की पावर देन द वैल्यू ऑफ n इज, दोनों को जोड़ना है। अरे इसने रो और कॉलम इंटरचेंज कर रखे हैं क्या? ऐसा क्यों देख के लग रहा है ना? तो जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसमें तुमको कुछ होप नहीं आ रही कि सर, तो पहली बात तो ये a+1 b+1 c-1 है ना, ये कॉलम है जबकि यहां ये रो है। तो कुछ लोग समझ गए कि पहले तो आप रो कॉलम को इंटरचेंज कराओ, उसके बाद बात करेंगे। अब जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें a+1 b+1 c-1 सेकेंड कॉलम है, तो इसको सेकेंड कॉलम बनाते हैं, है ना, इसे सेकेंड बनाते हैं, और a-1 को थर्ड बनाते हैं, और इसे फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से 2 इंटरचेंजेस हो गए ना, और 2 इंटरचेंजेस होने पर समझते हो ना कि डिटर्मिनेंट अनअफेक्टेड रह गया। जब गलत कर दूं तो बता देना, देखना कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। बस अब मुझे लगता है जिसको थोड़ी भी अक्ल है वो जानता है कि जब 2 डिटरमिनेंट को जोड़ेंगे तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अबाउट सम कैरी कर लो, सेकंड और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं, तो आंसर इज टू बी 0। तो इसे मेरे ख्याल से मुझे -a चाहिए, a प्लस -a, तो n+2, तो n को ऑड होना पड़ेगा ना, इसे -a आने के लिए n इज ऑड, और n होने पर, ऑड होने पर ये इवन हो गया, तो मानते ये प्लस b अपने आप आ गया, तो आंसर इज ऑड, ये आंसर है 13। अरे नहीं यार, 13 के लिए तुमको 10th क्लास रिपीट करनी पड़ेगी कि सर पहले 10th क्लास वापस से पढ़ लूं। 10th क्लास की एकदम स्टार्टिंग में एक चैप्टर था साइमल्टेनियस इक्वेशन, वहां पैरेलल लाइन है ना, वहां पर पढ़ाते हैं नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 10th क्लास है ना, फिर से पढ़ो जाके एनसीईआरटी। 14 क्वेश्चन ये अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कस हुआ था। 1 + 1 + 1 ओरली पढ़ रहा हूं, 1 + अल्फा + बीटा, 1 + α² + β², है ना, और फिर ऐसा ही नीचे पैटर्न चल रहा है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये कॉमन एलिमेंट इन फर्स्ट रो 1 1 1, तो वो प्रोडक्ट बना देंगे सर 1 1 1, फिर अगला बनाते जाओ 1 1 1, अगला 1 अल्फा बीटा, 1 α² β², चलता जाएगा पैटर्न, ठीक है। हाँ बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में था, बस वहां पर अल्फा + बीटा + गामा था, है ना, बस मामूली सा फर्क है,
कि सर वहां गामा था, तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। ओके, तो आई थिंक तुम लोग के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, है ना, और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस तो हो जाएगी थ्रू होमवर्क, है ना, कि सर है ना वो एक्सरसाइज 37 अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप धीरे धीरे कराते रहोगे, नहीं? ऐसा एक छोटा सा एप्लीकेशन पूछ रहा हूं, है ना। यार इतना लैंग्वेज कौन लिखे, रुको, इतना लैंग्वेज कौन लिखेगा, तुमको कंस्ट्रक्शन से ही समझा देता हूं। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, लैंग्वेज को सुन लेना, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो प्रॉब्लम इज line joining circumcenter and orthocenter is parallel to BC. It is known. Prove that angle A satisfy inequality. करो क्विकली, जल्दी करो, देखें एटलीस्ट कुछ अप्रोच करते हो या नहीं। ठीक है, बस ज्यादा एसओटी नहीं करना मेरे को, बस एंड कर रहा हूं मैं आफ्टर दिस 2 क्वेश्चंस। आज मंडे है तो आज फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। Any idea how to think? कैसे सोचा जाए? नहीं, रेगुलर पॉलीगन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं किसी को, उसके हम लोग क्वेश्चन जरूर कर चुके हैं, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन के क्वेश्चंस कंपाउंड एंगल्स में भी थे, मैंने वहां भी उसके रिजल्ट्स निकाले थे, ठीक है।
लेकिन मैंने कुछ फॉर्मूला ना तो लिखवाया, ना किसी को याद करने को सजेस्ट किया, और ना एज ए टॉपिक पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चंस हम उसके 2-3 बार कर चुके हैं। ठीक है ना? जिसको अकल है, आई थिंक थोड़ा सा सोचा तुमने कि सर ये पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर डाला, एंड आई सेड कि दोनों बराबर होने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम एच, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ हैव टू बी इक्वल। एच का परपेंडिकुलर तो सबको आता है, 2r cos b cos c। अब आराम से सोच लेना अब, और ओ से परपेंडिकुलर एक लाइन में निकल आता है, एंगल ए, रेडियस r, दिस इज r, तो इट इज r cos a। देखना कुछ समझ में आया होगा कि ये यार r cos a कैसे लिख दिया। पहले भी कर चुके हैं हम ना कि सर ये कोई पहली बार थोड़ी करा रहे हो आप आइडिया। बस अब तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, एक रिलेशन बन गया ना, बस अब तो तुम आराम से लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोडक्ट इनटू सम, तो मेरे ख्याल से तुमको ए एंगल चाहिए ना, तो अब तो अकल है, माइनस कॉस ए, तो कॉस ए इज हाफ। मानते हो सवाल खत्म हो गया कि अब तो सबको ही पता है कि कॉस की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करती है। डन। और कॉस ए लेस इक्वल टू हाफ, तो ट्राइंगल का एंगल है ना, तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि सर कॉस फंक्शन डिक्रीज करता है, y इक्वल टू कॉस एक्स घटता है, तो हाफ या हाफ से कम वैल्यू कब आएगी, जब π/3 या π/3 से बड़ा एंगल होगा, है ना? सबको पता है ना कि cos x इज लाइक दिस, ये होता है cos x, तो ये हाफ वैल्यू एट π/3, तो हाफ से लेस इक्वल चाहिए ना, तो एंगल शुड बी ग्रेटर इक्वल π/3। इजी। तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सीखो। अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से क्लियर है कि ट्राइंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ रहे हो कि दैट बाइसेक्टर मीट सर्कम सर्कल एट A1। ठीक है ना? अरे ये π/2 नहीं है, π/2 ये है, ये π/3 है। अब सही है ना मिस्टेक ग्राफ की? Prove that notations have usual meaning। तुम्हारा तो नाम ही स्वयं है यार, स्वयं समझो, स्वयं कि एंगल ए कैसे, है ना? हटा दो। किसी को क्लिक करे तो मुझे बताना कि क्या अप्रोच से किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन एक लाइन का है केवल। पीछे का स्वयं पीछे के कॉपी पन्ने पलटाना है ना, अब बार बार बताने से फायदा तो है नहीं। ठीक है कि हर बार आता है, मैं हर बार बताता हूं, अब नहीं,
जो बातें हो गई अब नहीं बताई, अब नहीं बताऊंगा। अरे यार तुम लोग तो बड़ी हाई फाई बातें लिख रहे हो यार। कोई भी टू द पॉइंट, कोई नहीं, एक मिनट में वेट कर रहा हूँ, देखिए कोई तो शायद बताएगा। ये एंगल बाइसेक्टर है, लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और ये सरकम सर्किल को मीट कर रहा है एट A1, प्रूव दैट। हाँ तो वो लॉ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हो। शुभम, अर्जुन एंड सो मैनी, अनिर्बान, है ना। तो मोस्टली लोग कह रहे हैं साइन लॉ, है ना। अब साइन लॉ के लिए ट्राइंगल का नाम बताओगे, विच ट्राइंगल? भाई साइन लॉ जब लगाते हैं तो ट्राइंगल बताया जाता है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल की नेमिंग कर दो। तुम लोग कुछ भी लिखते हो ना, उसको लिखने से पहले खुद से सोचा करो कि तुम लिखने क्या जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, कुछ भी लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, इमेज जो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से, है ना। एलियंस है वो लोग, है ना, जैसे हमारे लिए एलियंस है ना, वैसे ही अजीब अजीब कंसेप्ट जो लिख रहे हैं वो क्लासरूम के एलियन हैं, कि क्लासरूम में होते हुए बाहर वालों जैसी फीलिंग देते हैं कि सर ये इस प्राणी, इस धरती की प्राणी है ही नहीं है। ओके, तो आई थिंक लोग लिख रहे हैं कि सर A1B ट्राइंगल, कुछ लोग लिख रहे हैं A1C ट्राइंगल, दोनों एक ही बात है। आइदर यूज A1B और यूज A1C, गुड, ठीक। तो मेरे ख्याल से साइन लॉ आंसर से दिख ही रहा है कि सर सरकम रेडियस में इन्वॉल्व करना है, तो सीधा क्लियर आ रहा है कि A1B जो है उसका सरकम सर्किल यही तो है, तो उसका सरकम रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है, तो सीधा आंसर पे जाओ कि सर A1, डायरेक्ट आंसर करना है, इज 2 टाइम्स सरकम रेडियस इंटू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। मैंने A1B ले लिया, ठीक है, इन दिस ट्राइंगल A1B। तो अब मेरे ख्याल से तुमको A1, है ना, क्योंकि सबको पता है कि सर जिसको निकालना होता है हमको ट्राइंगल हुज एलिमेंट इज दैट सोचना चाहिए। तो क्योंकि मुझे A1 में इंटरेस्ट है तो मुझे ट्राइंगल देखना चाहिए जिसका एलिमेंट A1 होगा, है ना। तो आई गेस कि मैं इस ये ट्राइंगल, तो मुझे A1 का अपोजिट एंगल, तो अब तो तुम तो समझदार हो कि सर ये टोटल एंगल है, लेकिन इस टोटल एंगल में सबको दिख रहा है कि सर ये तो B है ना। अब बचती है बात सिर्फ इस एंगल की, तो इस एंगल को जैसे ही तुमने देखा तो तुमको क्लिक करेगा कि कॉर्ड जो सरकमफेरेंस पर एंगल बनाती है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कौन सी कॉर्ड है जो सरकमफेरेंस पर एंगल बना रही है। एलियन वो है जो अजीब अजीब से हिंट लिख रहे हैं, है ना, जो बातें कभी सुनी नहीं, उल्टी सीधी, मतलब उनको यही नहीं पता है कि वो कब इमेज, कब क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो इस वर्ल्ड के लोग नहीं है ना, रियलिस्टिक बातें नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि सर AC इज द कॉर्ड, राइट। तो AC कॉर्ड, नाउ AC कॉर्ड ने दूसरा ढूंढो एंगल और कहां बन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये रहा। तो मानते हो सर एक लाइन का सवाल था, मतलब बुद्धू बन गए। B + A2, कुछ भी नहीं करना था, ठीक। थिंक बिफोर स्पीकिंग, ओके, वरना बुद्धू कहलाओगे, लोग हंसेंगे, समझ गए। तो मजाक मत बनो पब्लिक के सामने, कुछ भी लिखते हो ना पहले खुद से सोचा करो कि मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या, कौन सा कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं, पहले खुद सोचा करो। इतना आसान IIT का पेपर आता है, उसमें 100 नंबर भी नहीं ला पाते, हाँ।